हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम का। तो इसमें हम क्या क्या देखना है, तो विधान परिषद में बदलाव किस तरह हो गए, हम प्रतिनिधित्व के नए प्रावधान भी देखने वाले, और चर्च संबंध शक्तियों का विस्तार किस तरह किया गया है, प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत कैसे हो गया है। पहली बार इससे क्या हुआ है कि कार्यकारी परिषद में भारतीय, ओके, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। हम देखने वाले अन्य समूह के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व किए गए। ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले। फ्रेंड्स, मैंने देखा यूट्यूब पे कि कुछ लोग आते हैं, सिर्फ क्लिक करते और जाते। यार, आपको पढ़ाई करते रहना है, ओके। क्योंकि मेरे को भी इस वो एनालिटिक्स से कोटा याद आ गया। विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्तेविना शूद्र खचले. अँड एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले. मैं आपके पास अगर नॉलेज होगा ना, ज्ञान होगा ना, तो आप जिंदगी में कुछ ना कुछ करेंगे ये अच्छा। और अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप क्यों, फिर क्या। सिर्फ जो शरीर के दम पर आप कुछ इधर उधर भागेंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना लाइफ में आपके। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहिए। मतलब लीजिए ना यार, आपका अभी टाइम है। आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम इज मनी बोलते हैं। पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन टाइम नहीं आ सकता। अगर आप अभी का टाइम इधर उधर टाइम पास करने में लगाएंगे तो कैसा चलेगा। क्योंकि तुम्हारे लिए, तुमको पैसा देने के लिए उधर तुम्हारे माँ बाप काम कर रहे हैं ना। कोई तो काम कर रहा है आपके पीछे, तभी आप बैठकर लाइब्रेरी में स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि अभी स्टडी करने का टाइम है तो स्टडी करो। जब एंजॉय करने का टाइम आए तब एंजॉय करो, ओके। नहीं तो एक बार गाड़ी पटरी के नीचे आ गई ना, फिर पटरी पे आने पे बहुत देर लगती है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोचा है कि क्या कोई कानून एक ही समय में अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर 1909 में ब्रिटिश भारत में ठीक ऐसा ही एक कानून आया था, भारतीय परिषद अधिनियम। वैसे इसे हम सब मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो इसने कुछ भारतीयों को ज्यादा अधिकार दिए, पर दूसरी तरफ इसने एक ऐसी चिंगारी भी भड़का दी जिसने आगे चलकर देश का भविष्य ही बदल दिया। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक्ट सच में भारतीयों को सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी देने की एक अच्छी कोशिश थी, या फिर ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली चाल का एक हिस्सा था, जिसने शायद अनजाने में ही सही देश के बंटवारे की नींव रख दी। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इन सुधारों के पीछे थे दो बड़े ब्रिटिश अधिकारी। पहले लॉर्ड मॉर्ले, जो लंदन में बैठकर भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम देख रहे थे, और दूसरे थे लॉर्ड मिंटो, जो उस वक्त भारत में वाइसरॉय थे। और हाँ, इन्हीं दोनों के नामों को मिलाकर इन सुधारों का नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन सुधारों में सबसे बड़ा और दिखने वाला बदलाव क्या था। वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी जो कानून बनाने वाली सभाएं थीं, उनका साइज बढ़ाना। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार में ज्यादा भारतीय चेहरों को जगह देना। तो सुधारों से पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मतलब जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती थी, उसमें सदस्य कितने थे? अंदाजा लगाइए। सिर्फ 16। जी हाँ, बस 16। और इस एक्ट ने क्या किया? इसने इस संख्या को 16 से बढ़ाकर सीधे 60 कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप था, और कागज पर तो इसका मकसद यही दिखाया गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अपनी बात रखने का मौका मिले। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ केंद्र तक ही नहीं रुका। जो प्रांतीय विधान परिषदें थीं, उनका साइज भी बढ़ाया गया। हालांकि हर प्रांत में सदस्यों की संख्या अलग अलग रखी गई थी। तो ठीक है, काउंसिल्स तो बड़ी हो गई, मेंबर्स भी बढ़ गए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या नंबर बढ़ने के साथ साथ उन्हें असली ताकत भी मिली? मामला इतना सीधा साधा था नहीं। हाँ, कुछ अधिकार तो मिले, और वो भी पहली बार।
अब मेंबर्स बजट पर खुलकर बहस कर सकते थे, उस पर प्रस्ताव ला सकते थे और सबसे बड़ी बात, सरकार से तीखे सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते थे। मतलब एक सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो दूसरा सवाल दाग दो, इससे सरकार की जवाबदेही थोड़ी तो बढ़ी। लेकिन कहानी में एक बड़ा लेकिन था। सेंटर में यानी केंद्रीय परिषद में ब्रिटिश अधिकारियों ने अपना बहुमत हमेशा बनाए रखा। मतलब कुछ भी हो जाए, आखिरी फैसला तो उन्हीं का होगा। हाँ, एक रियायत जरूर दी गई। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत में आने की इजाजत मिल गई। ये एक छोटा पर उस वक्त के हिसाब से एक अहम कदम था। इन सुधारों ने एक और ऐसा काम किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। सोचिए, पहली बार किसी भारतीय को सरकार की सबसे ऊंची कुर्सी यानी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। और वो शख्सियत कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। उन्हें वाइसरॉय की सबसे पावरफुल टीम में लॉ मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था, एक संकेत कि अब भारतीय भी देश की नीतियां बनाने वाली सबसे बड़ी टेबल पर बैठ सकते हैं। लेकिन अब आते हैं इस एक्ट के उस पहलू पर जिसका असर सबसे गहरा, सबसे दूर तक जाने वाला और सबसे ज्यादा विवादास्पद साबित हुआ, और वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल आखिर था क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा था। मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को होगा। सोचिए जरा, एक ही देश के अंदर दो अलग-अलग वोटिंग सिस्टम चला दिए गए। और इसका असर बहुत ही गहरा और दूरगामी हुआ। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे को, आप कह सकते हैं, कानूनी जामा पहना दिया। अब लोगों की पहचान एक भारतीय होने से पहले एक हिंदू या मुसलमान वोटर के तौर पर बन गई। और बात यही नहीं रुकी। ये बंटवारे का सिद्धांत सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसे दूसरे ग्रुप्स पर भी लागू कर दिया गया, जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। मतलब समाज को अलग अलग खानों में बांटा जा रहा था। और इसी एक कदम की वजह से वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को इतिहास में एक नाम मिला, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। ये एक ऐसी उपाधि है जो हमेशा के लिए उनके नाम के साथ चस्पा हो गई। तो कुल मिलाकर देखें तो मॉर्ले मिंटो सुधारों की विरासत एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो इसने भारतीयों को शासन में थोड़ी ज्यादा भागीदारी और कुछ रियायतें दी, पर दूसरी तरफ इसके जो नतीजे निकले वो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हुए। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, कैसे ये सुधार, जिनका मकसद शायद भागीदारी बढ़ाना था, उन्होंने ही भविष्य में होने वाले बंटवारे के बीज बो दिए। ये मॉर्ले मिंटो सुधारों की एक ऐसी उलझी हुई विरासत है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी अच्छे इरादों से उठाए गए कदम भी कितने अप्रत्याशित और खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने वीडियो तो देखा, अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद उस पर एमसीक्यू देखेंगे। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, वह अधिनियम जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मॉर्ले भारत सचिव था और लॉर्ड मिंटो वाइसराय था। ओके, ब्रिटिश भारत के विधायी निकायों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया ये। इसने भारतीय भागीदारी का विस्तार किया, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नींव भी रखी है। ये हमने देखा है। विधान परिषद में बदलाव किस तरह हो गए हैं? तो चर्चा संबंधी शक्तियों का विस्तार हो गया है। सदस्यों को बजट पर प्रस्ताव रखने और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। इससे प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत, पहली बार प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई है, हमने देखा है। प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान रखे गए, पहली बार कार्यकारी परिषद में भारतीय। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। ये आपको फैक्ट्स पूछेंगे तो ये इसको याद रखेंगे, रखिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की है। लॉर्ड मिंटो इसके जनक कहलाते हैं। मुसलमान पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, हमने देखा है। अन्य समूहों के लिए अलग प्रतिनिधित्व हम देखे, विश्वविद्यालय हो गया, वाणिज्य मंडल, जमींदारी या प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन। ओके,
तो चलिए इस पर आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। 1909 अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए द्विसदनीय विधायिका, बी कार्यपालिका का विस्तार, सी अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत, या डी गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हो गई। तो इसका आंसर है फ्रेंड सी, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई है। मॉर्ले मिंटो सुधार में मॉर्ले कौन था? ए भारतीय गवर्नर जनरल, बी भारत सचिव, सी वाइस रॉय, या डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो ये कौन थे? भारत सचिव थे। ओके। मिंटो कौन थे? ए भारतीय नेता, बी ब्रिटिश राज्य सचिव, सी वाइस रॉय, या डी न्यायाधीश। तो लॉर्ड मिंटो भारत के कौन थे? तो वाइस रॉय थे। ओके। इस अधिनियम ने किस समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया? ए ईसाई, बी पारसी, सी मुस्लिम, या डी जैन। तो हमने देखा है मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया है। परिषदों में सदस्यों की संख्या को क्या किया गया? संख्या का क्या किया गया? ओके। ए घटाया गया, बी समान रखा गया, सी बढ़ाया गया, या डी रद्द किया गया। तो इसका आंसर है परिषदों के आकार में वृद्धि की गई है। ओके, ये हमने देखा है। इस अधिनियम ने भारतीयों को किस स्तर पर शामिल किया? ए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, बी सुप्रीम कोर्ट में, सी प्रिवी काउंसिल में, या डी पुलिस विभाग में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, पहली बार भारतीय सदस्यों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया है और स्वतंत्रता चुनाव पहले थे। इस अधिनियम ने किस अधिकार को सीमित रूप से बढ़ाया? ए बजट प्रस्ताव पेश करने का अधिकार, बी कानून बनाने का अधिकार, सी युद्ध घोषित करने का अधिकार, या डी कर माफी का अधिकार। तो इसका आंसर है फ्रेंड ए, सदस्यों को बजट के कुछ भाग पर चर्चा का अधिकार मिल गया है। यह अधिनियम किस नीति का उदाहरण है? ए सांप्रदायिक सौहार्द, बी विभाजन और शासन, सी आर्थिक सुधार, या डी शिक्षा सुधार। तो इसका आंसर है फ्रेंड बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से डिवाइड एंड रूल नीति मजबूत हुई है, ये हमने देखा है। इस अधिनियम से भारत में किसकी मांग बढ़ी? ए स्वराज की, बी पृथक राज्यों की, सी सैन्य सुधार की, या डी कर छूट की। तो इसका आंसर है फ्रेंड ए, प्रतिनिधित्व बढ़ने से स्वराज की मांग तेज हुई है। यह अधिनियम आगे चलकर किस आंदोलन का कारण बना? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी साइमन बहिष्कार, या डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर है फ्रेंड डी, बंगाली विभाजन के बाद सांप्रदायिक राजनीति को क्या मिला है? बढ़ावा मिल गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ऐसा ही स्टडी करिए अच्छे से, और मिलते अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।